चलिए आज कुछ पुरानी धूल भरी सरकारी फाइलों को खोलते हैं, उन दस्तावेजों पर नजर डालते हैं जिन्हें दशकों तक पर्दे के पीछे रखा गया। ये रिकॉर्ड्स हमें उस कहानी के पीछे की असली कहानी बताते हैं जो हम सबने सुनी है कि अंग्रेजों ने भारत असल में क्यों छोड़ा था। ये सवाल ही सब कुछ है ना। एक तरफ वो कहानी है जो हमने स्कूलों में पढ़ी है, गांधी जी और अहिंसा की जीत की कहानी, और दूसरी तरफ हैं ब्रिटिश खुफिया दस्तावेज जो सुभाष चंद्र बोस को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन बताते हैं। ये जो विरोधाभास है, इसी की तह तक आज हम जाएंगे। कहानी तो हम सबको पता है। एक संत, एक चरखा और लाखों निहत्थे लोग जिन्होंने अपनी नैतिकता के दम पर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को झुका दिया। ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, एक नैतिक जीत की शानदार कहानी। पर क्या ये पूरी कहानी है? अगर हम ब्रिटिश वाइसरॉय और दूसरे अधिकारियों के निजी खतों में झांकते हैं ना, तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखती है। उनके लिए गांधी जी के आंदोलन एक मैनेजेबल प्रॉब्लम थे, मतलब एक ऐसी समस्या जिससे निपटना उन्हें आता था। असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उनका तरीका फिक्स था। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लो और आंदोलन अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। ये एक जाना पहचाना खेल था और उन्हें लगता था कि वो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर गांधी जी का आंदोलन वो आखिरी चोट नहीं थी, तो फिर क्या थी? अंग्रेजों की असली दुखती रग क्या थी? इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये साम्राज्य की विशाल मशीन आखिर चलती कैसे थी। ब्रिटिश राज को आप एक 3 टांगों वाली स्टूल की तरह समझिए। पहली टांग, भारत का आर्थिक शोषण, यहाँ का पैसा और संसाधन सीधे इंग्लैंड भेजना। दूसरी टांग, फूट डालो और राज करो की मशहूर नीति। और तीसरी और सबसे कमजोर टांग, भारतीयों का ही सहयोग। जी हाँ, वो भारतीय जो सेना में थे, पुलिस में थे, प्रशासन में थे। यही वो नब्ज थी जो साम्राज्य को जिंदा रखे हुए थी। जरा इन नंबरों को देखिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा राज है। 25 लाख भारतीय सैनिक और उनको कंट्रोल करने वाले सिर्फ 40,000 ब्रिटिश अफसर। सोचिए कितना बड़ा असंतुलन है। असल में ब्रिटिश राज एक भारतीय तलवार थी जिसे बस एक ब्रिटिश हाथ ने पकड़ रखा था। और असली खतरा क्या था? यही कि अगर वो तलवार चलाने वाले भारतीय हाथ ही बगावत कर दें तो। और बस इसी एक सवाल पर कि साम्राज्य की असली कमजोरी क्या है, भारत के 2 सबसे बड़े नेताओं गांधी और बोस के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। गांधी जी ने साम्राज्य की आत्मा पर, उसकी नैतिकता पर हमला किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा राज करना सही है? उन्होंने आर्थिक और नागरिक असहयोग से सिस्टम को परेशान किया। लेकिन बोस ने सीधा साम्राज्य के शरीर पर हमला किया। उन्होंने उस तलवार को ही ब्रिटिश हाथ से छीनने की कोशिश की, मतलब भारतीय सेना की वफादारी पर ही निशाना साधा। बोस का फलसफा बिल्कुल साफ था, आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। और इसे लेने का तरीका था साम्राज्य के सबसे जरूरी, सबसे अहम स्तंभ को ही तोड़ देना। उन्होंने उस वफादारी के धागे को काटने का फैसला किया जो 25 लाख भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश ताज से जोड़े हुए था। और फिर घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने बोस की रणनीति को एक खतरनाक हकीकत में बदल दिया। साम्राज्य की मजबूत दिखती दीवारों में अचानक दरारें नजर आने लगी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA ने पहला डोमिनो गिराया। फिर इम्फाल की लड़ाई ने भारतीय सैनिकों के मन में वफादारी का सवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने INA के अफसरों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला दिया, जिससे वो पूरे देश के हीरो बन गए। और फिर गिरा आखिरी डोमिनो, 1946 का नौसेना विद्रोह। ये वो पल था जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि खेल अब खत्म हो चुका है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। बंबई के बंदरगाह में ब्रिटिश नौसेना के जहाज़ों पर कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्टों का लाल झंडा एक साथ लहरा रहे थे। 20,000 नौसैनिकों ने अपने ब्रिटिश कमांडरों के आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी रणनीति फूट डालो और राज करो का खुल्लम खुल्ला जनाजा था। लेकिन ये सब तो हमारा विश्लेषण है ना? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? क्या किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी ने कभी खुद ये बात मानी? जी हाँ, मानी। और किसी छोटे मोटे अधिकारी ने नहीं, बल्कि उस प्रधानमंत्री ने जिसने भारत की आज़ादी के कागजों पर दस्तखत किए थे। कहानी हमें ले चलती है साल 1956 में कलकत्ता। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत के दौरे पर हैं।
वहां उनकी मुलाकात होती है कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी चक्रवर्ती से। जस्टिस चक्रवर्ती ने एटली से वो सीधा सवाल पूछा जो हम सबके मन में है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो कब का दब चुका था, फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि 1947 में आप सब कुछ छोड़कर चले गए? असली वजह क्या थी? एटली का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मुख्य वजह थी बोस की आईएनए और उसकी वजह से भारतीय सेना और नौसेना में तेजी से घटती वफादारी। जब जस्टिस चक्रवर्ती ने आगे पूछा कि गांधी जी के आंदोलन का कितना असर था, तो एटली के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, मिनिमल, मतलब ना के बराबर। इस पूरे फर्क को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। गांधी जी का आंदोलन आपके घर के बाहर हो रहे एक विरोध प्रदर्शन की तरह था। हाँ, वो शोरगुल वाला था, असहज था, लेकिन आप पुलिस बुलाकर उसे संभाल सकते थे। बोस की रणनीति उस स्थिति की तरह थी जहां पुलिस खुद ही प्रदर्शनकारियों से जा मिले। अब आपके पास कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये एक गेम ओवर वाली सिचुएशन थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब सच है, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुद ये कबूल किया, तो हमारी इतिहास की किताबें हमें ये कहानी क्यों नहीं बताती? जवाब सीधा है, राजनीति। देखिए, आज़ादी के बाद भारत की नई कांग्रेस सरकार के लिए ये कहना फायदेमंद था कि आज़ादी उनके नेता गांधी जी की वजह से मिली, और अंग्रेज़ों के लिए भी ये कहना ज़्यादा सम्मान की बात थी कि हम एक नैतिक तर्क के आगे झुके, ना कि एक सैन्य बगावत के डर से भागें। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो जीतने वाले और हारने वाले दोनों को अच्छी लगती थी। आखिर में बात बस इतनी सी है, अंग्रेज़ों ने भारत इसलिए नहीं छोड़ा कि उनका दिल बदल गया था। उन्होंने भारत इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका गणित बदल गया था। उन्होंने हिसाब लगाया कि अब यहाँ रुकने की कीमत जाने की कीमत से कहीं ज्यादा है, और इस गणित को बदलने वाला व्यक्ति चरखे वाला संत नहीं था, वो झंडे वाला सैनिक था।